आज हम फिर पुराने कोर्ट केसेस के एक दृष्टांत को व्यूअर्स के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह एक विशेष कानूनी पेच वाला केस था जिसमें से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे हम एडवोकेट्स हों या साधारण जन हो। इस केस में आरोपी के ऊपर एक नाबालिग के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का आरोप था और वह पोक्सो एक्ट में सेक्शन 6 के प्रोसिक्यूशन का सामना कर रहा था। एक सामान्य रेप केस में यदि आरोपी शिकायतकर्ता पीड़िता के साथ सहमति को साबित कर देता है तो वह आरोप से मुक्त हो जाता है, लेकिन इस पोक्सो एक्ट के केस में सहमति का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि पीड़िता माइनर होती है और कानूनी रूप से वह सहमति नहीं दे सकती है। इसलिए पोक्सो एक्ट केसेस में आरोपी दो प्रकार से अपनी डिफेंस करता है। पहला तो यह है कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी और वह बालिग थी तथा सहमत थी और इसमें पोक्सो एक्ट का केस नहीं बनता है। दूसरा डिफेंस यह होता है कि कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट कभी हुआ ही नहीं था, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के होने को नकारा जाता है। तो हम जिस पुराने केस की बात कर रहे हैं उस केस के पूरे फैक्ट्स के लिए मुझे अपने एक मित्र एडवोकेट अनिरुद्ध यादव साहब की सहायता लेनी पड़ी, जो क्रिमिनल लॉ के बहुत विख्यात और व्यस्त लॉयर हैं। वे ही आज के इस केस में डिफेंस काउंसिल रहे हैं। मैंने उनकी परमिशन भी ली कि इस केस में उनका नाम बता सकूं, तो पुराना निर्णीत केस होने के कारण उन्होंने अपनी परमिशन भी दी। हम दोबारा केस पर आते हैं। जिस डॉक्टर ने पीड़िता की मेडिकल जांच की थी, मैं उसके बयान को आपके सामने रखता हूं। आप सामने स्क्रीन पर डॉक्टर का बयान पढ़ सकते हैं। डॉक्टर का बयान था कि मैंने फला तारीख को पीड़िता का निरीक्षण किया था। निरीक्षण से पहले उसकी सहमति ली गई थी। फिर पीड़िता की शारीरिक पहचान बताई गई थी जिसमें उसके दाहिने कान के नीचे और माथे पर कोई शारीरिक निशान थे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर दिया गया था। एक हाई कोर्ट का फैसला है जिसके मुताबिक एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाना जरूरी है ताकि विक्टिम की एज की पुष्टि की जा सके। उसके बाद विक्टिम के हाइट और वेट की बाबत लिखा हुआ था। उस जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि विक्टिम वाज हेल्दी एंड स्टाउट, नो फ्रेश इंजरी मार्क्स were available on her body. Vagina of the victim was healthy. Hymen was ruptured. No fresh injury on the private parts were seen. No swelling or redness was visible. Victim was sexually active. Uterus was anteverted. Size was normal. And sexual intercourse with the victim cannot be ruled out. Vulvovaginal swab was taken and handed over to the IU for forensic examination. For this reason, the opinion about the first sexual intercourse was reserved. जब डॉक्टर की यह गवाही हुई तो उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था और क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस काउंसिल अनिरुद्ध यादव साहब कर रहे थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यह केस दो साथ पढ़ने वाले दोस्तों का केस था, इसलिए दोनों की गरिमा और सम्मान को बचाए रखना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसी के लिए उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन भी तैयार किया था। उन्होंने डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। डॉक्टर, क्या केवल MLC के द्वारा किसी पीड़िता की उम्र ठीक निर्धारित की जा सकती है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, MLC के द्वारा किसी की भी उम्र को ठीक तरह से नहीं बताया जा सकता है। MLC तो सिर्फ उसको एक डिस्क्रिप्शन मात्र देती है। श्री यादव ने अगला सवाल किया, तो फिर MLC में लिखी उम्र का क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसका क्या महत्व होता है? डॉक्टर ने बताया कि वह तो केवल पुलिस के बताए अनुसार होती है। MLC बनवाने के लिए जब पुलिस पीड़िता को लेकर आती है तो पुलिस उसकी जो आयु बताती है वह हम वहां लिख लेते हैं। इसका कोई भी लीगल महत्व नहीं होता, वह सही और गलत दोनों हो सकती है। तो क्या पीड़िता की उम्र के निर्धारण के लिए बोन एज एक्सरे जरूरी होता है? यह डिफेंस काउंसिल साहब ने पूछा। डॉक्टर ने बताया कि यस, बोन एज एक्सरे ही उम्र को जानने का सही और वैज्ञानिक तरीका है। डिफेंस काउंसिल ने अपना अगला सवाल दागा, क्या पीड़िता का बोन एज एक्सरे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगा हुआ है? नहीं, बोन एज एक्सरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वह कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लगा हुआ है और फिर यह भी कहा कि वह पुलिस का काम था कि वह पीड़िता का बोन एज एक्सरे करवाती। डिफेंस काउंसिल ने एक लीगल प्रहार किया। यह तो सही है ना कि कोर्ट के रिकॉर्ड पर केवल पुलिस द्वारा बताई गई उम्र ही लिखी है जिसे किसी भी वैज्ञानिक तरीके से जांचा नहीं गया है। क्या पीड़िता के जेनिटल्स पूरी तरह से डेवलप्ड थे? डिफेंस काउंसिल ने अगला सवाल पूछा तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर और जो दूसरे सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड थे। डिफेंस काउंसिल ने धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने फिर पूछा, क्या पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पर
कोई फ्रेश इंजरी या स्वेलिंग थी? डॉक्टर ने कहा, नहीं, हमें ऐसी कोई फ्रेश इंजरी या स्वेलिंग नहीं मिली है। और फ्रेश इंजरी का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल ताजा ताजा हो और जो 1 महीने से पहले उस शरीर पर लगी हो, जिसमें कोई स्कार अभी बाकी बना हुआ हो। तो यह सभी एडवोकेट दोस्तों के लिए एक सूचक बात है कि फ्रेश इंजरी का मतलब होता है जिसमें फ्रेश स्कार बना होता है। डॉक्टर ने बताया कि कोई ताजा चोट या सूजन वहां पीड़िता के शरीर पर या उसके प्राइवेट पार्ट्स पर नहीं देखी गई थी। डिफेंस काउंसिल ने प्रोसिक्यूशन के केस में एक एक करके कीलें ठोकनी शुरू कर दी थी और यह बात वहां साबित भी हो रही थी। उन्होंने पूछा, डॉक्टर आप बहुत सीनियर हैं, हमें आपके ज्ञान की जरूरत है, हमें प्लीज बताएं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब भी जबरदस्ती की जाएगी तो क्या उन पार्ट्स पर इंजरी और स्वेलिंग पैदा हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, हाँ, इस बात की बहुत संभावना है कि इस जबरदस्ती से लैसरेशन और स्क्रैचेस आदि पैदा हो जाएं, स्वेलिंग भी हो जाए। डिफेंस काउंसिल ने अंतिम प्रहार किया। पूछा, डॉक्टर प्लीज मुझे यह बताएं कि यदि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर कोई ब्लंट फोर्स इंपैक्ट लगे तो वह प्राइवेट पार्ट्स के बल जमीन पर गिर जाए तो क्या उसका हाइमन फट सकता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, ब्लंट फोर्स इंपैक्ट से हाइमन फट सकता है और आमतौर से फट जाता है। डॉक्टर प्लीज मुझे यह भी बताएं कि क्या साइकिलिंग से भी हाइमन फट सकता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, साइकिलिंग से भी हाइमन फट सकता है। यानी कि डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि हाइमन फटने की यह घटना जो ब्लंट फोर्स इंपैक्ट से होती है या साइकिलिंग से होती है, वह किसी भी हाइमन को टियर कर सकती है और वह बिना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के संभव है। डॉक्टर ने कहा, बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी हाइमन फट सकता है और वह साइकिलिंग से या किसी ब्लंट फोर्स इंपैक्ट से फट सकता है, गिरने से फट सकता है। डिफेंस काउंसिल अनिरुद्ध यादव ने कोर्ट को कहा, थैंक यू योर ऑनर, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है। आप नोट करेंगे कि इस क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस काउंसिल ने बहुत आराम से वह सब पूछ लिया जो न्याय के लिए आवश्यक था। इस क्रॉस की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस तरह से हैं। पहला, डिफेंस काउंसिल ने दिखा दिया कि इसमें पीड़िता की आयु संदेहास्पद है और उसे कानूनी तरीके से निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरी बात, पीड़िता के जेनाइटल्स, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर से दूसरे लक्षणों के आधार पर देखें तो वह पूरी तरह से बालिग होनी संभव है और इस केस से पोक्सो एक्ट के हटने की गुंजाइश उन्होंने इस क्रॉस एग्जामिनेशन से पैदा कर दी। अगला पॉइंट, पीड़िता के शरीर पर प्राइवेट पार्ट्स पर कोई इंजरी और स्वेलिंग नहीं थे, लैसरेशन और स्क्रैचेस नहीं थे, अतः कोई भी ताजा सेक्सुअल इंटरकोर्स के सबूत नहीं है। पीड़िता के शरीर पर हाइमन टॉर्न है और वह केवल पुराना चिन्ह है। चोट लगने से, साइकिलिंग से हाइमन टॉर्न हो सकता है तथा इसके लिए किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से इस केस में हम देखेंगे कि डिफेंस काउंसिल ने अपने अनुभव और अपनी चतुराई के चलते हुए इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया कि जिन जिन पॉइंट्स पर आरोपी को कानूनी लाभ मिलने वाला था वह सब संभव हो पाया। बाद में इस केस में आरोपी बरी हुआ और पीड़िता के ऊपर भी कोर्ट का कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीड़िता और आरोपी दोनों के सम्मान की और उनके गरिमा की रक्षा हो पाई। हम आगे भी इसी तरह की कोर्ट केसेस से संबंधित वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। जब तक हम अगली वीडियो लेकर आए तब तक प्रणाम।